ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, जिसका विषय है तालबंदी विधा के उद्भव, विकास, परंपरा और इसमें डॉक्टर बाबूलाल पलवार का योगदान। ऐसी मेरी चुनार रंग में रंगी। आज अनेक लोक गायकों ने देश में ही नहीं विदेशी धरा पर भी अपनी कला और गायकी के जादू को बिखेरा है। लेकिन अनेक लोक गायक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उनके द्वारा तैयार किए गए रागों एवं प्रयोगों पर अनेक शिष्य कलाकार विदेशी धरा पर अपना परचम फहरा चुके हैं। ऐसे ही एक लोक गायकी के कुशल चितेरे हुए हैं स्मृतिशेष श्री बाबूलाल जी पलवार, जिन्होंने राजस्थान के दौसा क्षेत्र की शास्त्र सम्मत लोकधर्मी संगीत दंगल की अद्भुत एवं अनुपम तालबंदी कला को अपनी उत्कृष्ट एवं करिश्माई प्रस्तुति से जन जन के हृदय में स्थान ही नहीं बनाया, अपितु इस लोक गायकी शैली को 250 से अधिक स्वयं सृजित राग भी प्रदान किए। तालबंदी लोक गायकी ब्रज की हवेली संगीत की लोक सम्मत शास्त्रीय शैली का एक लोकधर्मी रूप है। ये एक विशुद्ध शास्त्रीय संगीत की शैली है जिसका गायन विशुद्ध रागमय है, किंतु इसका प्रस्तुतिकरण लोक परक है। हेला ख्याल, तुर्रा कलंगी एवं कन्हैया ख्याल की भांति इस विधा को भी संगीत दंगल का दर्जा प्राप्त है। मात्राओं और रागों पर आधारित होने से इसका नाम तालबंदी गायकी भी रहा है। तालबंदी गायकी को कई स्थानों पर ढप्पाली राग भी कहा जाता है। माना जाता है कि ढप के साथ शुरू होने के कारण इसका नाम ढप्पाली पड़ा, लेकिन ग्रामीण स्थानों में माना जाता है कि इस गायकी में ताल का प्रयोग होने से ये गायकी तालबंदी कही गई है। इस गायन शैली की शुरुआत के संबंध में कहा जाता है कि ये गायकी तानसेन एवं बैजू बावरा के गुरु एवं वृंदावन के जाने माने संत शिरोमणि श्री हरिदास जी से शुरू है। इस गायन शैली में ध्रुपद, ठुमरी, राग तिलंग, गोरख कल्याण, केदार, रामकली, कौशिक ध्वनि आदि अनेक रागों का सम्मिलित रूप होता है। स्वयं बाबूलाल जी भी अनेक अप्रचलित रागों और लयों के 29 दर्जों के जानकार थे। तालबंदी विधा क्या है, इसके उद्भव, विकास और परंपरा तथा इसमें डॉक्टर बाबूलाल पलवार के योगदान को जानें। आज की इस परिचर्चा के माध्यम से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल, तालबंदी विधा के जानकार, अमित पलवार, व्याख्याता एवं लोक कलाकार, ओम प्रकाश मिश्र, तालबंदी विधा के जानकार और लोक गायक। संचालन कर रहे हैं श्री सर्वेश कुमार यादव। तालबंदी एक परफॉर्मिंग आर्ट है, लोक गायन की एक विधा है। तो इस पे बातचीत करें इससे पहले हम अनुरोध करेंगे कि आप एक छोटी सी वानगी हमारे श्रोताओं को सुनाएं। गुरु तेरा नाम गुणी जन गावे, गुरु तेरा नाम गुणी जन गावे, गुरु तेरा नाम गुणी जन गावे, गुरु तेरा नाम गुणी जन गावे। हमारे श्रोताओं ने एक तालबंदी गायन की वानगी सुनी, तालबंदी विधा का गायन किस तरह से होता है। अब जैसा कि हमारी परिचर्चा का विषय है तालबंदी उद्भव, विकास एवं परंपरा, सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण से अनुरोध करूंगा कि ये तालबंदी विधा है, इसका ओरिजिन, इसका उद्भव कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। जहाँ तक तालबंदी के उद्भव की बात है, इस विधा का प्रारंभ मुगल काल में
और लगभग आज से 350 वर्ष पूर्व तब हुआ जबकि वाद्य यंत्रों पर और कलाकारों पर यह पाबंदी लगा दी गई थी कि गाना बजाना नहीं होना चाहिए। उस समय क्या हुआ कि कलाकारों ने अपने वाद्य यंत्रों की अर्थियां निकाली और उनको जमींदोज कर दिया। शासक को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि अपनी ऊर्जा दूसरी ओर लगा दी और उन्होंने शास्त्रों का निर्माण किया। यही वजह है कि उस समय पर संगीत के सर्वाधिक ग्रंथों की रचना हुई और अनुवाद भी हुए। तो इसके उद्भव की बात करें तो ये एक परिस्थिति विशेष में पैदा हुई। परिस्थिति विशेष में पैदा हुई और फिर जो ताल ठोक करके खड़े हो गए जो संगीतज्ञ, उन लोगों ने क्या किया कि वो वहां से सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है, अलवर वाला जो क्षेत्र है, ऐसी कुछ जगहों पर आ गए और इधर हमारा पूर्वी राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, तो यहाँ का जो शौर्य था वो तो उनके अंदर था ही, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले थे। तो वो यहाँ की कंदराओं में और यहाँ की पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए और वहां उन्होंने किया इसको। अमित जी, अगर हम तालबंदी को शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करें तो किस तरह से आप इसे परिभाषित करना चाहेंगे? तालबंदी का सामान्य अर्थ है तालबद्ध गायकी या ताल से बंधी हुई गायकी तालबंदी गायकी कहलाती है जी, जिसमें ताल की प्रधानता हो, सारे वाद्य यंत्र ताल में बनते हैं और सबसे बड़ी विशेषता जब तालबंदी गायन का प्रदर्शन किया जाता है तो इसके सभी गायक एक ग्रुप में खड़े होकर के ताल लगा करके ही गाते हैं। और जब विशेष रूप से बंदिश का जब सम आता है और ताल लगाते हुए हाथों के विशिष्ट इशारों से मानो सीना चीरते हुए की मुद्रा में जब वो सम दिखाते हैं नाद वादक की ओर भाग करके और नाद वादक घनघोर वादन करता है, तब तालबंदी गायकी शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की समस्त शैलियों में एक विशिष्ट रूप की विधा बन जाती है। अतः ताल से बंधी हुई गायकी तालबंदी गायकी जी। ओम प्रकाश जी, अमित जी ने तालबंदी को परिभाषित करने की कोशिश की, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें? इसके लिए जिस समय इस तरह का वातावरण था तो जो लोग इसमें विश्वास रखते थे उन्होंने इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया कि सामने वाले को ताल ठोक करके और ये बताया गया कि भाई जो गाना है ये शौर्य का प्रतीक है और इसमें सम और मान दोनों चीजों की प्रधानता होती है और उनको उसी तरह से दृष्टिपात कराया जाता है। जी अग्रवाल जी, जी तालबंदी विधा लोक चलन की एक बड़ी प्रसिद्ध विधा है, विशेषकर हमारे ब्रज के आसपास के क्षेत्र में। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे इस जो विधा का जो चलन है वो कहाँ पर है और इसकी मतलब प्रधानता किस क्षेत्र में है? तालबंदी विधा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र, अलवर वाला क्षेत्र ये है, टोंक वगैरह जो है ये क्षेत्र हैं इसके। और बाद में फिर ये इधर आ गई तुरंत भरतपुर जिलांतर्गत कस्बा नगर में, जिसको हम ब्रज नगर के नाम से भी जानते हैं। और फिर इस विधा का जो प्रचार है वो वहीं तक फिर आकर के रह गया। इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नाद का इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो नाद का प्रयोग इसलिए किया गया कि नाद रण क्षेत्र का वाद्य है जी, और रण क्षेत्र का होने के कारण इसमें ताल ठोक करके चूंकि ये विधा ली इसलिए इन्होंने रण वाला वाद्य लिया। तो वहां का जो शौर्य है राजस्थान का वो इसको यहाँ प्रदर्शित करता है और जो हमारे संगीत का जो कोमलता है, हमारी स्निग्धता है हमारे संगीत की, ब्रज वाले संगीत की, वो भी इसमें झलकती है। जी अमित जी, जो बातचीत से निकल के आ रहा लग रहा है कि इसका ओरिजिन मूलतः राजस्थान में हुआ। जी, अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा था कि दौसा जिला का मूलतः दौसा और बांदीकुई दो ऐसे कस्बे थे जो तालबंदी के गढ़ कहे जाते थे और इन जगहों पर लगने वाले तालबंदी दंगल तालबंदी के कुंभ हुआ करते थे। तो मूलतः ये डॉक्टर साहब ने कहा उसका और भी क्षेत्र था, दौसा, बांदीकुई, गंगापुर, अलवर जिला, भरतपुर जिला, पूर्वी जयपुर का जिला जिसमें झोंटवाड़ा है, जयसिंहपुरा है, ये सारा था, सवाई माधोपुर, करौली। और तालबंदी गायन का एक कहें कि एक गायकी का घराने के रूप में हम कहें, एक हब के रूप में कहें तो नगर कस्बा रहा जो भरतपुर जिला अंतर्गत आता है। क्योंकि नगर दोनों, आप कभी नगर में प्रवेश करोगे तो नगर में लिखा होता है ब्रज मेवात की संगम स्थली कस्बा नगर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नगर से मेवात भी शुरू होता है, नगर से ब्रज भी शुरू होता है। तो इस विधा के जो प्रोधा थे श्री बाबूलाल जी, जिन्होंने संपूर्ण देश में इस विधा को गाया, तो उन्होंने जब इस विधा को अपने गुरु श्री रामगिरी गोसाई के माध्यम से बाबूलाल जी ने जब सीखा और इस विधा को पूरे देश में फैलाया। आपके आकाशवाणी जैसे स्टूडियो में आज मथुरा वृंदावन आकाशवाणी में बैठे कई दशकों तक तालबंदी विधा का यहाँ गायन किया।
जयपुर आकाशवाणी पर बाबूलाल जी ने गायन किया, दिल्ली संगीत नाटक अकेडमी पर बाबूलाल जी तालबंदी को ले गए, देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में उन्होंने तालबंदी को दिया। लेकिन तालबंदी ब्रज की गायकी है। अगर तालबंदी को हम समझे, ब्रज की गायकी और राजस्थान की विधा, इन दोनों के मेल, लोक और शास्त्र का संगम तालबंदी गायकी है। ओम प्रकाश जी, अभी अमित जी ने डॉक्टर बाबूलाल पलवार जी के योगदान का जिक्र किया इस विधा में, क्योंकि आप इस विधा से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। तो बाबूलाल जी पलवार जी के अलावा और भी कुछ लोग जुड़े होंगे, तो हम चाहेंगे कि आप उनके भी चर्चा करें, उनके योगदान की भी जिक्र करें। उनके साथ में हमारे श्यामलाल जी थे ठेठला वाले, और मुनीर खां जी थे मुनीर खां सारंगी पर जो उनके साथ जो दिया करते थे। गबरू खां जो है अपना तबले पे उनका साथ दिया करते थे। इधर आपका सिकंदरा से यूसुफ खां जो ढोलक हाँ, पे साथ रहता था, वो उनके साथ में ढोलक पर जो उनके संगति करते थे। तो ये लोग इस तरह के थे कि उनके साथ में। और एक बार का मुझे ध्यान आ रहा है कि हम लोग गए थे दौसा, तो वहाँ उस समय मौसम बरसात का नहीं था। बाबूलाल जी ने जो गाया राग मेघ मल्हार, वातावरण इस तरह का बना और वहाँ बरसात हुई जी। वो एक ऐसा अद्भुत दृश्य था, क्योंकि वो समय का राग गाते थे। उनकी ये बहुत बड़ी खूबी थी कि वो समय का राग ही गाते थे जी। दौसा, बांदी कुई, गारू, सौखरी, यहाँ बड़े बड़े दंगल हुआ करते थे जी। एक बार का मुझे ध्यान है कि हम गए थे भोजपाड़ा, तो भोजपाड़ा में लोग इंतजार कर रहे थे। अनाउंस हो गया था, उस समय साधन तो थे नहीं जी। सूचना ये थी बाबूलाल जी आ रहे हैं, तो कुछ ये थोड़ा लेट हो गए। अब लेट हो गए तो उनको ऐसा लगा कि भाई जो है पता नहीं आएंगे भी कि नहीं। आयोजकों की बड़ी वैसी स्थिति हो गई, और जब बाबूलाल जी पहुंचे तो पहुंचने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले तो आप स्टेज पर आकर के अपनी सूरत को दिखाइए, और वो खड़े हुए, उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों को भाई क्षमा मांगी कि भाई मैं थोड़ा सा लेट हो। तो उन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया और पूरी रात गाया। लोग उनको सुनने के लिए लालायित रहते जी जी। अग्रवाल साहब, अब तक की जो बातचीत है उससे लग रहा है कि ये विधा मूलतः है राजस्थान में पैदा हुई और इसका प्रचार प्रसार भी राजस्थान में ज्यादा रहा। ऐसे क्या कारण रहे कि ये विधा हमारी मथुरा या आगरा की तरफ नहीं बढ़ पाई? ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है कि जो मथुरा के इतने नजदीक के क्षेत्र हैं ये सारे, ये विधा यहाँ नहीं आ पाई जी। जैसे कि मथुरा की अपनी लोकतान वाली परंपरा बाहर नहीं जा पाई यहाँ से जी जी। चाहे भरतपुर ही क्यों ना हो, वो एक चतुर्वेदी वर्ग तक सीमित रह गई। तो मुझे लगता है कि ये प्रेम की भूमि है मथुरा, और ये प्रेम वाले लोग जो है ना, ये शायद वो शौर्य अपने अंदर पैदा करना नहीं चाहते। हाँ। इसलिए ये विधा नहीं आई। वैसे जो विधा की बात है इसकी, इसमें बहुत सारे कलाकार हमारे हुए हैं जी। हाँ। और इसमें एक कलाकार बहुत अच्छे हुए, श्री प्रेम स्वरूप जी, और वो 108 वर्ष की आयु उन महात्मा ने पाई। अच्छा। वो पाकिस्तान के साइड के थे और विभाजन के बाद वो उन्होंने भारत में रहना पसंद किया जी। तो वो लक्ष्मणगढ़ जो ग्राम है अलवर, वहां उनकी समाधि है। वहां उनके पहले स्मृति महोत्सव में मुझे एक मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया। मैं वहां गया, रात भर हम लोगों ने वहां आनंद लिया। उनके शिष्य एक से एक अच्छे पूरे हिंदुस्तान में बिखरे पड़े हैं। तो आपने जो कहा, क्योंकि ब्रज और मथुरा के आसपास क्षेत्र प्रेम की भूमि है, तो उन्होंने शौर्य की इस गाथा से थोड़ा सा दूरी अंगीकार नहीं किया, दूरी बनाई। मैं आपको रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब को कि तालबंदी में जो गाया जाता है, इस तरह की कोई वीरता की कोई रचनाएं नहीं गाई जा रही। तालबंदी को ब्रज की विधा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, जब वाद्ययंत्र नष्ट कर दिए गए थे, ब्रज पे आक्रमण कर दिया गया था, वीरभूमि राजस्थान की ओर तालबंदी के गवैयों ने पलायन किया, तब तालबंदी का ताल ठोक करके डॉक्टर साहब ने कहा निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन तालबंदी को पुनः इस ब्रज स्वरूप में परिवर्तित करने वाले श्री बाबूलाल जी थे। आज ओम प्रकाश मिश्रा जी 70 वर्ष के हैं, इन्होंने बाबूलाल जी के पूरे जीवन को देखा है। मथुरा के लोग प्रेम से रसिक्त लोग हैं। तालबंदी में बाबूलाल जी ने गाया, स्वामी हरिदास जी को गाने वाले बाबूलाल जी थे, कुम्मनदास जी को गाने वाले बाबूलाल जी थे, नागरीदास जी को गाने वाले बाबूलाल जी थे, संत मलुकदास जी को गाने वाले बाबूलाल जी थे। उनकी तो रचनाएं सारी प्रेम से आधारित। बाबूलाल जी ने जो श्रृंगार के, राधा रानी के श्रृंगार को गाया, तो इसमें तो जो भी गाया सर, भक्ति को गाया, प्रेम को गाया। आप ये बताएं, जो इसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, जो गाने की विधा है, तरीका है, उसमें कहीं शौर्य झलकता है? शौर्य देखिए तब झलकता है इसमें तालबंदी में, जब सम से पहले ये तोड़ लेते हैं और फिर तोड़ लेकर के सम पर जब वो आते हैं ना, तो जो नाद का जो तोड़ होता है वो इनके यहाँ बिल्कुल अलग है। बम्ब वाला जो तोड़ होता है, वो तोड़ और तबला ढोलक वगैरह जो बजते हैं इनके यहाँ, दोनों की तोड़ में अंतर है। वहां तोड़ नहीं बजता, वहां साधारण तरीके से जैसे हम लोग शास्त्रीय संगीतज्ञ सम पर आते हैं वो वैसे आएंगे तबला ढोलक वाले, लेकिन
नाद वाला जो तोड़ दिखलाएगा और उस पर दूसरा आदमी कभी कभी तो नृत्य करता हुआ। एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन जैसे ही तोड़ आता है तो तोड़ होने के भाव आते हैं कि वो सीना चीरते हुए की मुद्रा में और मुट्ठी बांध करके जब वो नगाड़ा वादक की ओर भगता है तो मानो ऐसा लगे उन संगीत विरोधी शक्तियों को आज ये चैलेंज दे रहा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति आज भी जिंदा है। डॉक्टर साहब, ये बात हुई हमारी इस विधा के उद्भव और उसके ओरिजिन की और उसके क्षेत्र के फैलाव की। जी जी जी। अब अगर इसकी विकास यात्रा की बात करें तब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक विकास की यात्रा की इसकी बात है, ऐसा कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि 350 वर्ष के बाद फिर ये 20वीं शताब्दी में ही आकर के क्यों प्रसिद्ध हुई जी। ये कला इतनी, क्योंकि बीच का कोई इतिहास हमें ऐसा नहीं मिलता कि बीच में कहीं तालबंदी के कलाकारों के बारे में हमें मिलता हो जी। उसका कारण यह भी हो सकता है कि लोगों ने ये विधा चूंकि बहुत पॉपुलर नहीं थी, इसके बारे में लेखकों की ध्यान नहीं गया, जो गुनी जन है उन्होंने कुछ लिखा नहीं। ये भी तो एक आश्चर्य है कि इतनी पॉपुलर इतनी प्रसिद्ध विधा रही फिर भी गुनी जनों का ध्यान नहीं गया। हाँ, ये बात बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है। डपाली राग के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, ये भी है। डॉक्टर जीवन सिंह मानवी अलवर RR PG कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे बाबूलाल जी के ऊपर जो लेख लिखा उसमें उन्होंने कहा कि किसी जमाने में तालबंदी को ढप से भी वादन होता था, इसलिए इसका नाम ढपाली राग भी हुआ और तालबंदी से विभिन्न प्रकार की लोक शैलियों का जन्म भी हुआ है। मिश्रा जी, इस विधा के गायन में जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। इसमें जो है नाद है, सारंगी है, तबला है, मजीरा है, बाद में हारमोनियम भी आ गया। हाँ, हारमोनियम तो है ही, लेकिन हमने जो देखा है तानपुरा भी है। जो ढप होता है ना बड़ा सा, उसके बाद बहुत ज्यादा जोर दिया था, उसमें वादक कलाकार बहुत जोर जोर से उसमें सम के समय बजाते हैं। तो ये शुरू से प्रचलन है कि बीच में कुछ उतार चढ़ाव है इसमें? ये तो जुड़ा ही इससे है। ये जो तालबंदी का जो है उसकी शुरुआत वहीं से है। जब ये तोड़ दिखाते हैं तो वो उसी पे ही दिखाते थे। अच्छा। बाकी जो वाद्य यंत्र हैं वो तो इनकी शोभा बढ़ाते हैं। अच्छा। संगीत की जो शोभा है, तो मुख्य वाद्य यंत्र को आप क्या? नाद ही है जी। मुख्य वाद्य जो है वो बड़ा नगाड़ा जो है वो ही उसका मुख्य वाद्य है। बाकी तो ये सब शोभा है, सारंगी है, तबला है या आपका मजीरा है, इनसे तो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, तालबंदी एक दंगल की विधा है, दंगल की प्रतिस्पर्धा है और इसके प्राचीन समय में दंगल हुआ करते थे और दंगल दौसा बांधवी इसके मुख्य गढ़ हुआ करते। जैसे इन्होंने बताया कि उनके बाबूलाल जी गायन से बारिशा हुई, तो दंगल में क्या हुआ था सब निर्णायक मंडल हुआ करता था। श्री मुत्रेश बिहारी माथुर जैसे कि अभी ले रहे थे, बहुत गुणी व्यक्ति हुए इस विधा के, विशेषज्ञ हुए थे मुत्रेश जी। तो होता क्या था, एक मंच होता था, मंच पे कम से कम 5 लोग गुणीजन बैठते थे। सामने तालबंदी का उत्कर्ष बता रहा हूं, आप विकास की बात कर रहे हो कि जितने पुरुष बैठते थे दौसा के दंगल में, रामलाल माथुर जी लिखते हैं जो जवाहर कला केंद्र के डायरेक्टर थे, कला विहार में लिखते हैं, तो उतनी महिला बैठी करती थी। और जब व्यक्ति गाना गा रहा है तो पुरुष के साथ महिला श्रोताएं बैठ के ना केवल सुनती थी अपितु ताल भी लगाया करती थी और उनको ये पता होता था कि अमुक पार्टी कौन सा राग गा रही है, समय का राग गा रही है या नहीं गा रही है। बड़े बड़े झगड़े हो जाया करते थे। उस दंगल में बाबूलाल जी को सर्वश्रेष्ठ, जो आज सबसे बड़ी शील्ड मिली थी। डॉक्टर साहब, जब तालबंदी की हम बात करते हैं और विशेषकर इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जैसे कि प्रस्तुति को देखते हैं, तो सामान्य तौर पर ये एक समूह में गाई जाती है। कलाकारों का एक समूह होता है, एक वृंद होता है जी जी। और शास्त्रीय संगीत की ज्यादातर परफॉर्मेंस होती है, प्रस्तुति होती है वो एकल होती है। तो क्या इस विधा का यानी तालबंदी का और शास्त्रीय संगीत का कोई साम्य है, कोई मेल जोल है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल तालबंदी में ये जो चीज आई, इसके लिए अभी अमित जी ने जैसे एक नाम लिया मुत्रेश बिहारी माथुर जी का, वो बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति थे और दौसा के MLA भी रहे, एडवोकेट थे वो, और बड़े विद्वान व्यक्ति थे। मैंने उनके खुद आर्टिकल्स छापे हैं। मुत्रेश बिहारी माथुर जी ने भी एक कल्पना इसकी की थी और फिर उन्होंने जब इसको खंगाला पूरे इतिहास को, तो उनको ये ज्ञात हुआ कि तालबंदी से पहले हमारे यहाँ एक तो जिकड़ी के दंगल हुआ करते थे और एक लावड़ी कटावड़ी के दंगल हुआ करते थे। तो लावड़ी कटावड़ी में क्या होता था कि कोई एक विषय को लेकर के एक प्रश्न करता था, जैसे प्रश्न किया कि रेल कब से चली, या किसी देवी देवता के ऊपर लेकर के एक प्रश्न किया तो दूसरी पार्टी उसको उत्तर देती थी और उसी शैली में, उसी तरीके का देती थी, उसी छंद में देती थी, उसी राग में। तो वो जो प्रत्युत्तर जो वहां चलता था, तो ये दंगल का रूप आ गया जी। तो उनमें क्या था कि इन दंगलों में ये होता था लावड़ी कटावड़ी के में, और चूंकि वो भी दौसा जिले की है गाय की लावड़ी कटावड़ी, तो वहां से जो है तालबंदी वालों ने क्या किया कि इन लोगों ने शायद तालबंदी ने जो दंगल का जो रूप लिया ना और ये अखाड़ों का जो रूप लिया,
वो संभवतः मैं भी ये मान के चलता हूं कि लावणी कटावड़ी से इसको प्रेरणा मिली इसकी, तो दंगल के रूप की। यही वजह है कि बीच का इतिहास इसका बहुत कम मिलता है जी। तो जो अभी बातचीत से जो लबोलवा निकल के आ रहा है, एक तो ये कि ये दंगल के रूप में ज्यादातर गाई जाती है। जी जी, लोक प्रतिस्पर्धा है, लोक प्रतिस्पर्धा कहें, ठीक है। दूसरा एक जो बात निकल के आ रही है, अगर इसको अगर क्षेत्रीय विधा कहें तो आपका क्या कहना है? ये क्षेत्र विशेष तक सीमित है? क्षेत्र विशेष तक सीमित है फिलहाल तो। ये पूर्वी राजस्थान में रही, ये विधा ब्रज की रही, लेकिन तालबंदी को क्षेत्र विशेष की जगह मैंने जो शोध किया, अखिल भारतीय महत्व को देखें तो शास्त्रीय संगीत को ग्रामीण अंचलों में 400 वर्षों से जिंदा रखने का कार्य तालबंदी गायकी ने किया है। आज तालबंदी गायकी के ग्रामीण कलाकार, इसके कलाकार ज्यादा पढ़े नहीं है, ये कभी पेशेवर गायकी नहीं रही, ये शौकिया कलाकार थे। भक्ति, आध्यात्म, मनोरंजन के लिए तालबंदी के गायक हुआ करते थे। इनको पता है प्रदोष में, निश्चित में, त्रियामा में। क्यों डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि रात के दूसरे पैर में भाई मालकोस कब गाएंगे, तीसरे पैर में गाएंगे, शाहना कब गाया जाएगा, गौरव कल्याण कब जाएगा। तो इतने सारे राग और तालों की जानकारी तालबंदी गायकी के माध्यम से दी। जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उनके मनोरंजन के लिए उन लोगों के ज्ञान का जो भंडार था, उस भंडार में ये तालबंदी का इतना सहयोग रहा कि वो आज भी जो जिंदा है वो केवल इसीलिए जिंदा है कि भाई लोग उस चीज को पसंद करते थे। बाबूलाल जी अपनी गायकी से जो उसमें रंग भरते थे, उस गायकी में जो रंग भरते थे, किसी भी राग के साथ में उसी राग में गजल को छेड़ दिया तो वो जो गजलें गाते थे, उन गजलों के माध्यम से उनको इतनी आकर्षक बनाते थे कि लोग उनके दीवाने हो जाते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तालबंदी को हम संक्षेप में कहना चाहें तो ये एक शास्त्रीय संगीत और लोग के बीच में एक सेतु का काम, एक सेतु है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। लेकिन जैसा कि अभी आदरणीय अमित जी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लोक प्रसिद्ध विधा रही, लेकिन लोक प्रसिद्ध विधा रही तो एक क्षेत्र विशेष तक क्यों सीमित रही? आप जरा, क्योंकि आप इसके अध्येता हैं, थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ये इसलिए रही लोक संगीत तक सीमित कि तालबंदी को विद्वानों ने कभी शुद्ध शास्त्रीय, विशुद्ध शास्त्रीय विधा कभी नहीं माना। कारण कि तालबंदी के दंगलों में पहले जो आती थी पार्टियां भाग लेने के लिए, वो लोग लोक संगीत का भी प्रदर्शन करते थे इसमें और शास्त्रीय संगीत का भी प्रदर्शन करते थे। जैसे अभी आदरणीय मिश्रा जी कह रहे थे कि गजलें गाई जाती हैं, इसमें सब विधाएं गाई जाती हैं। देखिए, तालबंदी के दंगल में लोग ध्रुपद धमार गाते हैं, ख्याल शैली को गाते हैं और ठुमरी वगैरह भी गा लेते हैं। तो चूंकि कई विधाएं इसमें मिक्स हैं और सुगम विधाएं, भजन है, गजल है, ये सब आती हैं, तो इसलिए इसको विशुद्ध शास्त्रीय नहीं कहते। जैसे कि हमारे यहाँ हवेली संगीत शुद्ध शास्त्रीय है, होते हुए भी आज भी हवेली संगीत के कलाकार शास्त्रीय कलाकार नहीं। क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो ये एक हाइब्रिड विधा है। जी जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें गजल गाते हैं, लेकिन गजल आज से क्या हुआ, आज से 50 साल पहले बाबूलाल जी ने एक प्रयोग किया कि वो विद्वानों को रिझाने के लिए शुद्ध शास्त्रीय संगीत तो गाते थे, लेकिन नवीन पीढ़ी के जनता को शास्त्रीय संगीत से जोड़ने के लिए उन्होंने एक अनुभव प्रयोग किया मिश्रा जी, कि वो शास्त्रीय संगीत गाते गाते अचानक बंदिश की दुगन तिगन चौगन डॉक्टर साहब ने देखा दिखाते हुए अचानक किसी लोक धुन, किसी गजल को, किसी लोकगीत को उसी राग में गाने लग जाते और बिना रस और विद्वान तो बहुत थे। जब वापस मूल गाई जा रही बंदिश पे पहुंचते थे तो इससे क्या हुआ, आम व्यक्ति जो ना, आज बाबूलाल जी की वजह से मैंने लोगों ने सुना है, तालबंदी के शाहना सुना है, बसंत बहार सुना है, अप्रचलित राग, अप्रचलित ताल को केवल गाने वाले बाबूलाल जी थे इस विधा में। जी, समझ गए बात को। अब बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबूलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये भी अपने आप एक स्थापित तथ्य है कि एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रही। हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें उद्भव विकास की हम बात कर चुके हैं इसकी, लेकिन एक जो मुख्य पक्ष छूट रहा है वो इसकी गायन की परंपराओं का। तो हमारे साथ विद्वान डॉक्टर अग्रवाल जी मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, हम आपसे गुजारिश करें, अनुरोध करेंगे कि तालबंदी गायन की जो परंपरा है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, तालबंदी गायन की परंपरा में मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि ध्रुपद शैली हमारी वर्तमान की प्रचलित शैलियों में सबसे ज्यादा प्राचीन है। इनके यहाँ ध्रुपद हमार गायकी बाकायदा है और उसमें जैसे हमारे यहाँ ध्रुपद में शास्त्रीय संगीतज्ञ दुगुन तिगुन चौगुन छह गुण आड़ कुआड़ ब्याड़ चौपल्ली ये सब करते हैं, तो इनके यहाँ के भी जो गुणी कलाकार हैं वो करते हैं। वो बात अलग है कि हर कलाकार ने वैसा नहीं क्षमता दिखाई जैसी डॉक्टर बाबूलाल पलवार जी ने दिखाई। मैं उनको इसीलिए पसंद करता था और इसी कारण मैंने उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया अपने यहाँ से, क्योंकि जब उन्होंने मुझे कई बार आकर के अपनी इस कला का प्रदर्शन करके दिखाया तो मुझे लगा, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा
कि क्या आप ख्याल गायकी गाते हैं? तो उन्होंने कहा बखूबी, मैं बहुत अच्छा ख्याल गाना जानता हूँ। उन्होंने मुझे ख्याल भी सुनाई। तो इसमें क्या है कि मैंने ये देखा कि इसमें जो गुणी कलाकार हैं, जैसे श्री प्रेम स्वरूप जी का भी मैंने अभी आपसे नाम लिया, तो इन कलाकारों ने किया है, इसके लिए बहुत काम किया ऐसे कलाकारों ने। लेकिन इन्होंने जीवन के अंतिम सांस तक इन लोक शैली और विधाओं को बाबूलाल अब हमारी समय की सीमा है, बाकी ये किसी विधा को 8 घंटे 20 मिनट में समेटना बहुत बृहद कार्य है, संभव नहीं है। लेकिन इस चर्चा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस विधा का उद्भव या उत्पत्ति परिस्थिति विशेष में हुई जी, और एक तरह से ये शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के बीच एक सेतु का काम कर रही है। बिल्कुल। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसमें नगर के डॉक्टर बाबूलाल पलवार जी का बड़ा योगदान, बहुत योगदान। इस पर चर्चा का हम समापन करें, इससे पूर्व हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि तालबंदी विधा का, तालबंदी गायन का कोई एक वानगी दें और थोड़ा विस्तार से दें, जिससे हमारे श्रोता भी उसका आनंद ले चुके हैं, क्योंकि वो तालबंदी के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। तो अब जो आप प्रस्तुत करेंगे उसका आनंद लेंगे लोग जी। तो ये कौशिक ध्वनि जो है, राग कौशिक ध्वनि में है, डॉक्टर बाबूलाल जी की ही है। ऐसी मेरी चुनार रंग में रंगी, ऐसी मेरी चुनार रंग में रंगी, ऐसी मेरी चुनार रंग में रंगी, रंगी या डीठ नगर ने घेर लाई मोरी डगर रंग में रंगी, ऐसी मेरी चुनार रंग में रंगी, ऐसी मेरी चुनार रंग में रंगी, ऐसी मेरी चुनार रंग में रंगी। तालबंदी विधा उद्भव एवं विकास परंपरा पर आधारित ये परिचर्चा आपने सुनी। इस परिचर्चा में प्रतिभाग किया डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल ने, जो तालबंदी विधा के जानकार एवं लेखक हैं, अमित पलवार व्याख्याता एवं लोक कलाकार, और ओम प्रकाश मिश्र तालबंदी विधा के जानकार और लोक गायक। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे श्री सर्वेश कुमार यादव। इसके प्रस्तुतकर्ता थे ओपी सिंह। अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, जिसका विषय था तालबंदी विधा के उद्भव, विकास, परंपरा, और इसमें डॉक्टर बाबूलाल पलवार का योगदान। आकाशवाणी मथुरा द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।